प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान का विषय है मैथिली शरण गुप्त। यह व्याख्यान और विषय बीए द्वितीय वर्ष के उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा जो दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और किसी कारणवश वो पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम नहीं लगा पाए। उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरवर्ती निदेशालय के यशस्वी निदेशक के नेतृत्व में यह व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। बच्चों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डलता है उसको आप सुन सकते हैं। और आज के विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। उनमें कालानुसरण करने की अद्भुत शक्ति थी। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव वैश्य परिवार में हुआ। उसके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव भक्त कवि थे। गुप्त जी के बाल हृदय पर पिता की उस सदहयता, ईश्वर भक्ति एवं काव्य प्रेम अमिट छाप छोड़ी हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के बाल्यकाल में जब विद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया तो महाकवि तुलसीदास, सूर, बिहारी, घनानंद, मतीराम, देव, पदाकर आदि प्राचीन कवियों का गहन अध्ययन करने का मौका मिला। मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य जीवन का प्रारंभ कोलकाता से प्रकाशित जातीय पत्र वैशोपकारक में हुआ। बाद में राघवेंद्र, पाटलिपुत्र, मोहिनी और सरस्वती आदि पत्रिकाओं में इनके रचनाएं छपने लगी। काव्य विशेषताएं 1964 में मैथिली शरण गुप्त जब बूढ़े हो गए थे तो मां भारती का यह साधक पुत्र इस ब्रह्मलीन में व्याप्त हो गया। काव्य रचनाओं को देखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने बहुत बड़ी मात्रा में काव्य सृजन नहीं किया और इनकी काव्य यात्रा भी ज्यादा लंबी नहीं है और कुछ प्रसंग जैसे जयद्रथ वध,
साकेत, काबा, करबला, स्वदेश गीत, मंगल घट, झनकार, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, गुरुकुल, भारत भारती आदि कुछ ऐसी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं जिसका हम चर्चा कर सकते हैं। अब तक उनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, जो प्रमाणित मानी गई हैं, वो लगभग 40 के आसपास मानी गई। गुप्त जी की जो काव्य विशेषताएं हैं, उनके काव्य में समन्वयवादी कवि तो थे, लेकिन मानवता, प्रेम, भक्ति भावना, राष्ट्रीयता के स्वरों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास और प्रयत्न भी किया। इन्होंने सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता को विशेष स्थान दिया और विशेष ध्यान देते हुए इसका सृजनात्मक किया। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना के बारे में, जिसमें गांधीवादी, राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, उनके हृदय में देश और जाति के प्रति बहुत अधिक सम्मान की भावना, अछूतों, अबलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो उनका संकल्प था, उस कड़ी में उन्होंने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए जिसमें उन अबलाओं के लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम देखा गया है। या ये कह लीजिए कि भारत में मैथिली शरण गुप्त के विषय में यह चर्चा रही है कि वो देश प्रेम भक्त थे और हर उस निर्धन व्यक्ति की सेवा करने में अग्रणीय भूमिका निभाते थे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य इंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकार है, नदियां प्रेम प्रभा, फूल तो मंडन है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक प्योंद हैं, बलिहारी इस वेश की, ये मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। उसके राष्ट्र प्रेम की प्रारंभिक भावनाओं को सर्वप्रथम भारत भारती में देखा जा सकता है या उसमें उपलब्ध है, और बाद में तो उसका विकसित रूप सभी जगह दिखाई देने लग गया था। सामान्य तौर पर गुप्त जी की कविता में अभिव्यक्त जातीय प्रेम वर्ग, संप्रदाय या जाति के प्रति विद्वेषपूर्ण नहीं माना गया है। उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिक या संकीर्णता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। धार्मिक एवं चिंतन के को व्यापक रूप किस प्रकार से गुप्त जी ने दिया। गुप्त जी काव्य ईश्वर के कोरे गुणों का गायन नहीं करते थे, बल्कि उसके मध्य में मानवता से संबंधित आदर्श और प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर रखते थे। उन्होंने दुखी लोगों के आंसुओं में ही ईश्वर प्राप्ति संभव होने लगता था। गुप्त जी राम भक्त थे। वे राम के सिवाय किसी अन्य ईश्वरीय भक्ति को नहीं मानते थे।
राम लला ललाल जिसका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया, जब कबीर नानक दादू का बाप का वाई विश्राम, नव नव रूप पुराण उन लीला धाम राम का नाम। अब सोचने की बात है कि कबीर नानक दादू इन सब का वखान तो किया, लेकिन लीला धाम उस राम के बारे में वो अनन्य ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं। सामाजिक प्रयोजन के रूप में गुप्त को किस प्रकार देखा जा सकता है? गुप्त जी की कवि दृष्टि समाज में सभी अंगों पर गहरी छाप छोड़े हुए है और उन्होंने भारतेंदु युगीन खंडनात्मकता को नहीं अपनाया, अपितु अपनी कविता के माध्यम से मंडलनात्मकता और सद्भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने समाज की सर्वांगीण विकास की बात की है। वर्तमान परिदृश्य में और वर्तमान दृश्य में उन्होंने आंसू जरूर बहाए हैं और उस पर चिंता व्यक्त भी की है कि सामाजिक समरसता अगर समाज में नहीं होगी तो समाज विकास की दृष्टि से पिछड़ जाएगा। भारतीय किसान तथा समाज में पिछड़े वर्गों पर अपनी करुणा दृष्टि डाली। उनका जातीय प्रेम विश्व प्रेम की इकाई के रूप में प्रस्तुत होता है। गुप्त जी की प्राकृतिक चित्रण को किस प्रकार देखा जा सकता है? प्राकृतिक चित्रण का परंपरागत रूप नहीं अपनाया, परंतु प्रकृति के यथातथ्य वर्णन और की ध्यान अधिक दिया है। उन्होंने पंचवटी में चांदनी रात का कितना सुंदर वर्णन किया। चारों चंदर चंचल किरणें खिल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उन्होंने कहा, कई प्रकृति के माध्यम में नैतिक उपदेश देने की चेष्टा की जा सकती है। वे पूर्ण रूप में प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने में बहुत मेहनत की है। उनका चरित्र, उनका प्राकृतिक चित्रण संबंधित कुछ कविताएं आपको लिखित में मिल जाएंगी। नाच रहे अब भी पत्ते, मंगल जी कह रहे हैं कि नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर ललक भरे लहकते हैं। बौद्धिकता के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि भारत के अतीत और संस्कृति उच्चता की प्रतिष्ठा करना प्रिय लगता है, परंतु इस बात का एहसास भी ऐसे किए बिना भारतवासियों के हृदय से हीनता के भाव दूर नहीं हो सकते। मंगल जी चाहते थे कि भारत में जो हीन भावना है, जो लोगों के हृदय में बसी हुई है, जिसमें जाति है, धर्म है, छोट है, पिछड़ापन है, संकीर्णता है, वो चाहते थे कि ये बौद्धिक विकास को बाधा करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए समाज में अगर समरसता स्थापित होगी, बौद्धिक का विकास होगा, तो समाज में जाति, धर्म, मजहब नहीं पनप पाएगा। तो यही संदेश पृथ्वीवासियों के लिए लेकर आए हैं। बल्कि वे तो आदर्श मानव की रचना करते हैं, आदर्श मानव की संभावनाएं उजागर करते हैं, जो अपने महान कार्यों में धरती को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया,
निर्विकार निर्भय होकर नर सिद्धर्षय कौतुक किया। गुप्त जी कहते हैं कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए कोई भी कार्य करना पड़े वो करने के लिए वो तैयार रहते हैं। मानवता का दृष्टिकोण मंगल के आचरण में कैसे प्रभावित करता है। गुप्त जी गांधी के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने अपने काव्य में गांधी जी के सिद्धांतों को बार बार प्रस्तुत किया है। मानवीय संवेदना, अछूतोद्वार भावना, सत्याग्रह, अहिंसा और उसके सिद्धांत को निरूपण काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न और प्रयास भी किया है। इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी, इनमें मन है और भाव है। मंगल जी कहते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है, पर ये हैं तो प्राणी। वो कहता है कि जाति से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये भी समाज का अभिन्न अंग है और ये भी तो मानव प्राणी हैं। इनमें मन और भाव है, इनके अंदर मन भी है और भाव भी है, परंतु नहीं है वैसी वाणी के बारे में वो यही प्रचार कर रहे हैं। ये मानवतावाद के उपासक, मैं मानव मात्र का सुख चाहता हूँ, जाति पाति के भेद का विनाश करना चाहता हूँ। मेरी श्रद्धा है, मेरी भाव है, मेरी भक्ति है। मैं चाहता हूँ कि इस समाज में एकता स्थापित हो, मानवता स्थापित हो और कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं हो। नारी के प्रति मंगल का दृष्टिकोण क्या रहा है? उन्होंने कहा, अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने पाठक के मन को छू लिया है, उसके हृदय को छू लिया है। उन्होंने ऐसी मार्मिक दृष्टिकोण अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। साकेत में उर्मिला के विरह से उन्होंने से हृदय से पीड़ा भरकर कहा, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला योगिनी, कुछ तो दया विचारो। यशोधरा में गौतम की पत्नी के विरह वर्णन पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुस्कुराते, वो अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। नारी के प्रति जो अबला आज समाज में लोगों की दृष्टिकोण है कि नारी अबला है, मैं मानता हूं कि नारी सबला है। और वो कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नारी का उत्कृष्ट जीवन और नारी का ये दृष्टिकोण जो मंगल ने कहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नारी सोचती है और इस कलयुगी समाज की जो दया और दृष्टि है और जो सोच है, उस पर वो बार बार कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि नारी अबला नहीं है, वो सबला है। मंगल कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा मैथिली शरण गुप्त के विशेष रूपी प्रभाव से स्पष्ट होता है और वे बार बार अपने काव्य में मुखरित करते हुए कहते हैं, कहीं वो अछूतोद्वार की बात करते हैं तो कहीं वो राम वनवास और प्रस्थान करने की बात करते हैं। राजा हमने राम तुम्ही को है चुना, करो न तुम ये हाय लोक मत अनसुना। जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, योग है पथ पर लेट गए बहुजन वहां। कवि का सर्वधर्म प्रेम, उत्थान, हिंदू मुस्लिम एकता, मानववादी विचारधारा भावना, गांधीवादी विचारधारा। और एक आलोचक का कहना है, गांधी जी कुछ थे प्रेमचंद और उसके उपन्यासों में मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से उत्कृष्ट रचनाओं की बात करते हैं। उनके काव्य में रस के बारे में बात होती है, उनके काव्य में सौंदर्य की बात करते हैं। वास्तव में
मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्यों के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक नई दृष्टि प्रदान की, एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और सफलतापूर्वक पाने के लिए समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कर दिया जिसमें एकता हो, भाईचारा हो, समन्वय हो, साझा हो और समरसता हो। ऐसे राष्ट्रीय काव्य धारा के महान कवि के बारे में ये विचार ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं और समाज में ये संदेश जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा दिया गया ये संदेश मानवता को कहीं एक ऊंचे पायदान पर ले जाने का कार्य करेगा। यह व्याख्यान दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के BA द्वितीय वर्ष के उन छात्रों के लिए है और मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, निरंतर अपने व्याख्यान के द्वारा उन बच्चों को सहानुभूति, उन बच्चों को प्रोत्साहन कर रहा हूं जो बच्चे इस YouTube चैनल के माध्यम से इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।